नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र से कोरोना के इलाज में ऑक्सीजन आपूर्ति में मदद मांगी है। सिंहदेव का कहना है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में कोरोना के इलाज में सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन का सीमित स्टॉक है। ऐसे में केंद्र से मदद की दरकार है। केंद्र या तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दे या फिर छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दे। ऑक्सीजन पाइप सप्लाई के साथ वो क्या केंद्र सरकार हमको तत्काल उपलब्ध करा सकती है ऑक्सीजन जनरेटिंग यूनिट के रूप में, तो जल्दी से जल्दी लगाया जा सके। हफ्ते भर में 5 दिन में ऑक्सीजन के यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर कोविड सेंटरों के पास, अस्पतालों के पास वो स्थापित करने में सहयोग करेंगे। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, 50,000 के पार केस और अब ऑक्सीजन की कमी, ये और ज्यादा चिंता बढ़ा रहा होगा प्रदेशवासियों के लिए। बिल्कुल लोकेंद्र, चिंता बढ़ी हुई है। 55,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और फिलहाल आने वाले कुछ महीनों तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी आएगी। इस वक्त बढ़ते मामलों के साथ सबसे बड़ी चिंता ये है कि ज्यादातर जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है अब, और एक तरफ मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो बहुत सीमित है। स्थिति इतनी खराब है कि एम्स जैसा अस्पताल, जो कि अपने प्रबंधन के लिए जाना जा रहा था, वहां पर बहुत सीमित संख्या में ऑक्सीजन वाले बेड रह गए हैं। तो बाकी जो सरकारी अस्पताल है या जो निजी अस्पताल है, वहां की क्या हालत होगी ये समझा जा सकता है। कई ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई, कुछ वीडियोज आए, कुछ ऐसी घटनाएं आई, कुछ लोगों की शिकायतें आई जिनके परिजन जो हैं वो अस्पताल में एडमिट रहे और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, वो ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। ये तमाम जो तस्वीरें आई उससे ये साफ हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जाए। और स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं कि अकेले प्रदेश इतनी बड़ी आपूर्ति नहीं जुटा सकता है और इसीलिए केंद्र की तरफ जो है अब देख रहा है छत्तीसगढ़। और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे, छत्तीसगढ़ को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल, अब देखना है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब मिलता है राज्य सरकार को। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए रजनी। और ये इस वक्त चिंताजनक हालात प्रदेश के हो रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में नई व्यवस्था की जा रही है। अब सरकारी कर्मचारी ग्लास शील्ड लगाकर काम करेंगे। इसके लिए रायपुर कलेक्ट्रेट की 25 शाखाओं में शील्ड लगाने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की नाराजगी के बाद प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। प्रशासन और कर्मचारियों से बातचीत के आधार पर रोटेशन प्रणाली के तहत काम करने का फैसला लिया गया है। इसके मुताबिक एक कर्मचारी 1 हफ्ते काम करने के बाद 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहेगा। इसके अलावा इंदिरावती भवन के पीछे 10 बिस्तर के अस्पताल में कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई है और अब सरकारी दफ्तरों में ग्लास शील्ड लगाई जा रही है। बेमेतरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 13 से 20 सितंबर तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। तो बेमेतरा में 1 हफ्ते का लॉकडाउन होगा 13 से 20 सितंबर तक और कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं वो घर से ही इस दौरान काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में रोजगार देने के मामले पर लगातार सियासत हो रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रियंका गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया है। रमन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है, थोड़ा ध्यान छत्तीसगढ़ के युवाओं पर भी दीजिए और अपने मुख्यमंत्री को समझाइए, न प्रदेश में नई नौकरियां निकल रही हैं, न रुकी हुई भर्तियों की ज्वाइनिंग हो रही है, न बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि आवाज उठाने पर डंडे और बलवा का केस जरूर दर्ज किया जा रहा है। प्रियंका के जिस ट्वीट पर रमन सिंह ने पलटवार किया उसमें प्रियंका वाड्रा ने देश के युवाओं को रोजगार देने की मांग की थी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने शाराना अंदाज में ट्वीट कर लिखा, तुम हो कुछ और नजर कुछ और आते हो, अपनों को छलने का हुनर कहां से लाते हो। सीएम के प्रदेश हितैषी होने के दावे वादे खोखले हैं, तभी प्रदेश के कारीगरों को छोड़कर
बंगाल की कारीगरों से हथकरघा का काम करा रहे हो। ये स्वांग, ये ड्रामा, ये नौटंकी जनता सब समझती है। तो ये रमन सिंह की तरफ से एक और ट्वीट जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल पर सीधा निशाना साधा है। पहले यू टर्न को लेकर आरोप लगाए, फिर रोजगार को लेकर आरोप लगाए और अब ये नौटंकी करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर अभ्यर्थी लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बीते दिनों किए प्रदर्शन पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अभ्यर्थी और मुखर हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। अभ्यर्थियों ने वीडियो जारी कर कहा कि सरकार एफआईआर वापस ले और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 22 सितंबर को सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। 7 सितंबर को रायपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने बलवा समेत 3 धाराओं में मामला दर्ज किया था। अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में आकर उन्हें वीरांगना बताने वाले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने यू टर्न ले लिया है। अब उन्होंने कंगना को वीरांगना कहने पर सार्वजनिक माफी मांगी है। दरअसल अमित जोगी ने महाराष्ट्र सरकार की मुखालफत करने के लिए पहले कंगना रनौत की ट्वीट पर जमकर तारीफ की, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद कंगना ने जातिगत आरक्षण पर सवाल उठाने वाला एक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद अमित जोगी ने उनके पोस्ट के जवाब में कई ट्वीट करते हुए आरक्षण व्यवस्था का समर्थन करते हुए उन्हें वीरांगना कहने के लिए माफी मांगी। इसके साथ ही जातिगत शोषण की हकीकत देखने के लिए कंगना को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया। तो ये वो ट्वीट हैं जो उनकी तरफ से किए गए। पहले उन्होंने वीरांगना कहा, उसके बाद माफी मांगी, ये कहा कि आप छत्तीसगढ़ आइए और किस तरीके से लोग शोषित हैं वो आप देख पाएंगी और उसके बाद आरक्षण पर आप सवाल नहीं उठाएंगी। तो पहले कंगना रनौत की तारीफ और फिर आरक्षण के मुद्दे पर माफी के मसले पर जी एमपीसीडी से बातचीत में अमित जोगी ने कहा, मैं भी इंसान हूं, गलती हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि आरक्षण को लेकर कंगना रनौत की कैसी सोच है, नहीं तो पहले ही उन्हें वीरांगना नहीं कहता। मैं एक व्यक्ति हूं और व्यक्तियों से गलती हो सकती है। जब मैंने कंगना जी पर अपना पहला ट्वीट किया तो मुझे नहीं मालूम था कि आरक्षण को लेकर उनकी ये विचारधारा है, और जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया और उनसे निवेदन किया कि आप भी अपनी जो विचार हैं उनको बदलिए। कंगना को लेकर किए गए अमित जोगी की ट्वीट पर बयानबाजी शुरू हो गई है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी ने अमित जोगी की समझ पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि अमित जोगी की हमेशा हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की आदत है। कंगना रनावत की तारीफ करना, फिर उसके बाद में कंगना रनावत की तारीफ के लिए माफ़ी मांगना, ये कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार की गलतियों के कारण अमित जोगी को भूतकाल में अनेकों बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, विभिन्न प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ी हैं, और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की दुर्गति का भी यही एक बहुत बड़ा कारण है कि बिना सोचे विचारे इन लोग कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया देते हैं और उसका व्यक्ति की एक विचारधारा होती है जिस पर वो चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को बार बार बदलता है तो उसकी विश्वसनीयता पर एक संकट पैदा होता है, और ऐसे में जब वो कोई दूसरी बात कहता है तो जनता उस पर भरोसा करने से बचती है। बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। नक्सलियों ने भैरमगढ़ में वन रेंजर की हत्या कर दी। मजदूरी का भुगतान करने गए वन रेंजर रतराम पटेल को नक्सलियों ने पहले अगवा किया और फिर उनकी हत्या कर दी। वारदात का पता चलने के बाद एसपी खुद मौके पर पहुंचे। फिलहाल वन रेंजर रतराम पटेल के शव को जंगल से वापस लाया जा रहा है। तो भैरमगढ़ में वन रेंजर की हत्या की गई है। पहले अपहरण किया गया, फिर हत्या की गई। मजदूरों को मजदूरी देने गए थे वन रेंजर और उसी वक्त इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पोस्टेड थे और उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई। महासमुंद के तुमगांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक बच्चा, एक महिला और एक युवती शामिल हैं, जबकि चारों घायलों का
इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता और बेटी ने फरसे से पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बाप बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी परसराम 3 महीने पहले ही हत्या के मामले में जेल से रिहा हुआ है। और छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर दुर्ग में ऑक्सीजन कंपनी पर छापेमार कार्रवाई के दौरान कंपनी के संचालकों और अधिकारियों के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि भिलाई के हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र स्थित अतुल ऑक्सीजन कंपनी में तय दर से अधिक रेट पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बिक्री हो रही है। ऑक्सीजन के एक सिलेंडर की कीमत 137 रुपए निर्धारित है, लेकिन कंपनी संचालक उसे 200 रुपए से लेकर 210 रुपए तक में बेच रहे हैं। शिकायत पर औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मौके पर छापा मारा। जांच शुरू की गई तो वहां लगी मशीनरी के सामान और एक्सपायरी डेट के सिलेंडर मिले। जांच टीम का कुल 17 बिंदुओं पर अनियमितता मिली है। जांच पूरी होने के ठीक पहले कंपनी का संचालक अतुल अग्रवाल वहां पहुंचा और उसने जांच रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने की बजाय अधिकारियों से विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद कंपनी संचालक अतुल अग्रवाल, कंपनी के इंचार्ज जुगल सिकादार और अन्य कर्मचारियों ने ड्रग इंस्पेक्टर ब्रजराज सिंह और ईश्वरी नारायण सिंह और टीम में शामिल अन्य लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पीड़ित अधिकारियों ने जामुल थाने में इसकी शिकायत की। वहीं कंपनी के संचालकों ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। रिपोर्ट पर मामला काम किया गया है और जांच विवेचना में लिया गया है। बाद विवेचना की वैधानिक कार्रवाई आरोपियों के विरुद्ध की जाएगी। कहते हैं अगर हौसला हो तो बंजर जमीन से भी पानी निकाला जा सकता है, और ये कर दिखाया है धमतरी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की महिलाएं अपनी मेहनत के बल पर बंजर जमीन पर न सिर्फ सब्जियां उगा रही हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू किया गया सब्जी उगाने का काम अब कई महिलाओं को रोजगार भी दे रहा है। जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर भटगांव और सोरम की महिलाओं ने 12 एकड़ बंजर जमीन को खेती बाड़ी लायक बनाकर सामूहिक खेती करना शुरू किया। उद्यानिकी विभाग से अनुदान पर ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह और जय भवानी महिला स्वयं सहायता समूह ने करीब 2 एकड़ रकबे में फलदार पौधों के साथ कई सब्जियां उगाई। इससे महिलाओं की अच्छी आमदनी हो रही है, वहीं उन्हें रोजगार भी मिल रहा है।